नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ व्यालोक जी हैं। दर्शकों, आइए लेके चलते हैं आपको सीधे संभल दिन के इस पहले वीडियो में। वहां से एक बड़ा अच्छा समाचार है। समाचार ये है कि वक्फ फरार है, वक्फ गायब है। ध्यान दीजिएगा, हरिहर मंदिर के पास एक पुलिस चौकी का निर्माण जिस सरकारी जमीन पर योगी सरकार कराना शुरू कर चुके हैं और लगभग अब वो कंप्लीट हो रहा है, उसको लेके अचानक एक दावा किया गया कि एक फौत हो चुके बड़के अब्बा अब्दुल समद, उन्होंने इसको वक्फ किया था, इस जमीन को वक्फ कर दिया था। व्यालू जी ध्यान दीजिएगा, अब अब्दुल समद साहब तो रहे नहीं, उनके हवाले से एक दावा पेश किया गया। हालांकि मुकदमा दर्ज हो गया था। ओवैसी साहब लेके इसको उड़े। और मजे की बात यह है कि अखिलेश यादव जी ने तो पूरा प्रतिनिधिमंडल भेज दिया वक्फ के लिए। कल अखिलेश यादव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तय थी। दोपहर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और उससे ठीक पहले अचानक संभल के जिलाधिकारी कार्यालय में कुछ हरकतें होती। सलीम मियां अपने चचा के साथ वो एक हलफनामा लेके पहुंचे और कहे, कलेक्टर साहब, ये जो हैदराबाद वाला ओवैसी जिसने कहा है कि ये जो पुलिस चौकी का निर्माण आप करा रहे हैं वो वक्फ की जमीन पर है, दरअसल ये कोई अकफ वक्फ की जमीन पर नहीं है महाराज हुजूर, ये हमारा हलफनामा लीजिए। हमरे बड़के अब्बा हुजूर अब्दुल समद साहब 58-54 उनको वहां पर नौकर रखा गया था और वो जमीन की देखभाल करते थे, इससे ज्यादा कोई वास्ता नहीं था, इसलिए वो वक्फ की जमीन नहीं है महाराज, वो सरकारी जमीन है। हमारे बड़के अब्बा हुजूर अब्दुल समद की औकात वहां पर नौकर की थी, वो देखभाल मजूरी किया करते थे। और अब साहब वो सरकारी जमीन रही। अब्दुल समद के परिवार वालों ने बाकायदे हलफनामा देके ये बात कह दिया। ओवैसी ने एक फर्जी, अखिलेश यादव कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं बोले, दुनिया की तमाम अवांट बवांट बातें बोले लेकिन कुछ नहीं बोले। अब उनका प्रतिनिधिमंडल वक्त के साथ कहां फरार है और रंगरेलियां मना रहा है। ओवैसी वक्फ का भतार शब्द जो आया ना व्यालोक जी, वो भरतार से आया है, जो भरण पोषण करे, भरतार। वक्फ का जो ये भरतार बना पड़ा है ओवैसी, अब ये कहां है? एक आदमी के खिलाफ इन सबों ने मिलकर मुकदमा अलग से करा लिया फर्जी कागजात पेश करने का। लेकिन इसमें जो बड़ा गूढ़ संकेत छुपा हुआ है व्यालोक जी, इसी तरह फर्जी और फ्रॉड तरीकों से इन सबों ने लाखों लाख एकड़ जमीनें और इसी तरह फर्जी और फ्रॉड तरीके से 2 मुल्क तक, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये हड़प लिया इस विस्तारवादी कौम ने। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से फरार अखिलेश यादव को क्या जवाब नहीं देना चाहिए व्यालोक जी कि यह वक्फ का फर्जीवाड़ा क्यों? वो जवाब दें या ना दें अखलाक यादव, लेकिन सबसे पहले उन पर मुकदमा चलना चाहिए और ओवैसी पर मुकदमा चलना चाहिए और इन दोनों की संसद सदस्यता निलंबित होनी चाहिए, इससे पहले कि उस बेचारे गरीब एक मजलूम अकलियत के प्रतिनिधि मुसलमान पर जो मुकदमा हुआ है वो सारे मुकदमे इन पर थोपने चाहिए। भाई उनको भड़काया तो इसी ने ना, तब तो वो बड़े वाले अब्बा हुजूर 90 साल में कब्र में पांव लटकाए हुए आ गए वापस और बोले कि भैया ये हमारा कोई लेन देन नहीं है, ये तो हमसे गलती हो गई, और जब सरकारी जमीन का पता चला तो हमने वो भी बंद कर दिया, देखभाल भी उसकी, और सरकारी जमीनें पड़ी रहती हैं इसी तरह से कब्जियाई जाती हैं, कौन नहीं जानता है। लेकिन यहां पर रजाकार असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर यह सरकार तत्काल कार्यवाही करे
तत्काल उनके ऊपर बड़े से बड़ा मुकदमा ला दे, क्योंकि संसद सदस्य होते हुए इन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है। और जब तक इन लोगों को दंडित नहीं किया जाएगा तब तक छोटे मुसलमानों तक कैसे ये खबर पहुंचेगी कि भैया फर्जीवाड़े पर इन लोगों की भी गर्दन नापी जा सकती है। आखिरकार बर्क के ऊपर फिर से मुकदमा, बिजली चोर जो है उत्तर प्रदेश का सांसद, तो बिजली चोर, टोटी चोर, ऐसे ऐसे सांसद भरे पड़े हैं हमारी संसद में। और मैं थोड़ी जोर से इसलिए बोल रहा हूं दर्शकों श्रोताओं कि ताकि पृष्ठभूमि की आवाज आप लोगों को हमेशा जो मेरी तरफ से सुनाई देती है वो ना सुनाई दे। लेकिन मैं पूरी गंभीरता से ये बात कर रहा हूं, जब वो कल भागे वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस से अवनीश जी, तो अखिलेश यादव पर क्यों नहीं मुकदमा चलना चाहिए? असदुद्दीन ओवैसी सबसे बड़े अपराधी हैं इस पूरे कांड के। और आपको ये भी पता है, आपको भी पता है, दर्शकों को भी पता है, मैं बस रिमाइंड करा रहा हूं कि 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ के अधिकारी पहुंचे थे वहां संभल, और उसके बाद कल डीएम साहब ने कॉन्फ्रेंस कर दी। पत्रकारों को क्या बताया उन्होंने कि भाई जो मंदिर है, जो बावड़ी है, उसमें 85 बीघा जमीन मंदिर के पास थी, और आज कितनी जमीन बची है? आज के नापतौल के हिसाब से 25 बीघे या 30 बीघे मैक्सिमम। तो ये 55 बीघा जमीन कहां गई? आसमान खा गई? या कि उन्हीं मुसलमानों ने अतिक्रमण किया है? और सीधी सी बात, मुसलमानों ने किया है ना भाई, क्योंकि वो वही अतिक्रमणकारी हैं। अतिक्रमण उनके खून में है, उनके संस्कार में है। कहीं पर भी बस जाओ, कहीं पर भी कुछ कर दो, कहीं पर भी कुछ कर। और इनको फ्यूल कौन देता है? इनको उकसाता कौन है? इनको सारी परिस्थितियां निर्मित करके कौन देता है? असदुद्दीन ओवैसी जैसा नेता, अखिलेश यादव जैसा नेता, और इनके तमाम चंगू मंगू। अब जो वो प्रतिनिधिमंडल गया है उसमें के हर एक आदमी पर नहीं मुकदमा चले कि भाई तुम एक झूठ को, फ्रॉड को बढ़ावा दे रहे हो। और जब सरकार ने कह दिया है कि वो वहां का सौंदर्यीकरण करेगी, चारागाह की भूमि को इन लोगों ने कब्जा लिया है साहब। मंदिर के नाम पर वहां चारागाह था, 23 या 25 कुएं थे, जल स्रोत था। और ये हर एक मंदिर का होता है सर। आप कहीं भी जाइए, किसी भी मंदिर में, अधिकांश मंदिर आपको तालाब के तट पर दिखेंगे। क्यों? क्योंकि मंदिर केवल देवालय नहीं थे भाई, वो पूरी हिंदू संस्कृति का एक प्रतीक है। वहां विद्यालय भी होते थे, वहां युवाओं के लिए अखाड़े भी होते थे, वहां पूरी इकोनॉमी चलती थी। मंदिरों का एक पूरा अर्थशास्त्र था। और आज ये लफंगे हमसे पूछते हैं कि मंदिर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, मंदिर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा। अरे भैया, कितने करोड़ गए हैं सर राम मंदिर वाले में, और कितने हजार करोड़ की आमदनी हुई है। पूरे पूर्वांचल का अर्थशास्त्र घूम जाएगा केवल एक राम मंदिर से, केवल एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से रहता है। कितने लाखों की रोजी रोटी, यही अब्दुल्वे सब में बाहर बैठ के फूल बेचता रहता है जी। कुंभ में जाने के लिए क्यों मरे जा रहे हो तुम लोग? तुमको ये मतलब ही नहीं है, हम लोग काफिर हैं। तुम कभी थूक मिलाते हो, कभी कुछ करते हो यार। क्यों जाना है तुमको कुंभ में? इसीलिए जाना है। तो सबसे पहले अवनीश जी, इनके जो नेता लोग हैं अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी, उनकी गर्दन पकड़े सरकार और उनके ऊपर मुकदमा चलाए। जी बिल्कुल। और आपने एक बात कही ना अभी कि काफिर के मेले में क्यों जाना चाहते हो, क्यों जाना चाहते हो महाकुंभ? तो साहब देखिए, इनको काफिर की जो गर्दन है ना, उससे दुश्मनी है, उसको उतारना है, उसको कम कर देना है। इनको काफिर की जेब से बहुत प्यार है। कांवड़ यात्रा के समय देख लीजिए, सारा बवाल ही इसी बात का था ना कि नंबर प्लेट नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाओगे भाई? और वाकई आपने जिस तरीके से कहा रिलीजियस टूरिज्म, बहरहाल वापस आते हैं जरा। देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि एक पूरी कौम जाहिल है, घटिया है, विस्तारवादी है, हड़पऊ है, फर्जी है, फ्रॉड है, इसके डीएनए में ही फ्रॉड है। प्रॉब्लम ये है कि जब अखिलेश यादव जैसे लोग जो ऐसों को राजनीतिक समर्थन देते हैं, और न सिर्फ समर्थन देते हैं
बल्कि एक बड़के मौलाना होके, उनसे भी बड़ा मौलाना होके ज्यादा प्याज हजम करने की कोशिश करते हैं। आपराधिक कृत्य तो किया ही है ओवैसी ने भी और अखिलेश यादव ने भी, और यही वजह था कि जब कल की पीसी में उन्होंने तमाम दुनिया भर का पाखंड बतिया। लेकिन आपने जो कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, 2 सांसद हैं। अब मैं तो मतलब प्रोटोकॉल में भी ये नहीं कह रहा हूं, बोलने वाला प्रोटोकॉल में भी, कि 2 माननीय सांसद, अरे काहे के माननीय बे, ऐसे सांसद हो तो किस बात के माननीय सांसद हैं? हरकतें तुम्हारी ये है, 1 नंबर के शाब्दिक पत्थरबाज हो। अखिलेश यादव की ये पत्थरबाजियों के बराबर, पत्थरबाजों के बराबर की घटना है या उससे कुछ ऊपर की घटना है? बताइए। क्या अखिलेश यादव, ओवैसी जैसे लोग उन्हीं पत्थरबाजों के साथ शामिल नहीं हैं? एक दूसरे तरह के पत्थरबाज नहीं है, दंगाई नहीं है, जहां पर 5 बिल्कुल है साहब। दंगाइयों ने एक दूसरे को ही मार दिया। ये हिसाब कौन लेगा? ये अखिलेश यादव जैसे लोग कब हिसाब देंगे? ओवैसी जैसा पाखंडी कब हिसाब देगा? कि जिस अपने भतार अब्दुल समद को लेके आए थे, इसी तरह इन सोनों ने हर जगह कब्जा किया, हर जगह फर्जी किया है। महाकुंभ की 54 बीघा जमीन, बड़े आए 14 बीघा जमीन। सर आखिर इन सबों का अंतिम इलाज क्या है? देखिए, महाकुंभ के बारे में तो मुझे मतलब मैं उस पर हंसूं या इनकी मतलब जहालत पर रोऊं या क्या करूं। जब इनके पैगंबर भी नहीं पैदा हुए थे, उसके न जाने कितने साल पहले से महाकुंभ का लिखित रिकॉर्ड है। अलिखित तो हमारे यहाँ जो परंपरा है वो सो छोड़ ही दीजिए, बताइए, लेकिन बताइए। हर्षवर्धन के समय बाकायदा महाकुंभ का आयोजन हुआ है और ये लिखित किताब है, और ये भी किसी भारतीय ने नहीं लिखा है, वेनसांग ने किताब में लिखा है। अब 600 ईस्वी से लेके आ जाइए आप 1400 ईस्वी, जब इनके पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ और जब ये कल्ट बना, जब ये राजनीतिक विचारधारा ने एक आकार लिया, और तब ये लोग महामूर्ख कहते हैं कि 54 बीघा जमीन हमारी है। भाई अरे पूरी खल्क तुम्हारी है, कायनात तुम्हारा है, लेकिन इस सब तरह की बकवास बातें मत करो, क्योंकि अब संभल ने जो रास्ता दिखाया है, अवनीश जी, आपने कहा उपाय क्या है, हम लोग हमेशा उपाय पर, समाधान पर बात करते हैं। संभल में प्रशासन ने जिस तरह का उपाय दिखाया है, और जो प्रशासन ने कहा, कल मैंने वो पीसी सुनी, मतलब पत्रकारों से जो बात कर रहे थे वहां के डीएम, उन्होंने जिस तरह कहा कि कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि किसने क्या कहा, वो तो फर्जी मामला निकल गया, अब सबका सौंदर्यीकरण होगा, सबको रेनोवेट किया जाएगा। तो सर ये बताइए कि जब रेनोवेशन होगा तो बावड़ी के सामने जो दीवारें दिख रही हैं 3 मंजिला, उनका क्या होगा? हाय अल्लाह, अब क्या होगा? आलोक जी, आपने जो महाकुंभ में वो 54 एकड़ के बहाने आपने जो ये याद दिलाया कि तुम्हारा जन्म जब नहीं हुआ था, है ना, तब ये भोजपुरी की एक कहावत याद आ गई हमको कि नातिन सिखावे नानी के, नातिन सिखावे नानी के, चल भी नानी गौने। मतलब नातिन, पोती जो है वो नानी को सिखा रही है कि नानी ब्याह के चलोगी अपने ससुराल। यही वाली हालत है। तुम्हारा जन्म कर्म नहीं, तुम्हारा पता नहीं, तुम्हारे अमीन अमी टमी का पता नहीं है। अमीन अमी टमी आप दर्शक समझ ही रहे होंगे, हैं, उसका पता नहीं। उस अमीन अमी टमी के अरम का और करम का कुछ पता नहीं, और तब से तुम वकफ वकफ किए जा रहे हो। ये फर्जी वकफ, बोलते हो गलत वकफ और करते भी हो गलत वकफ। अखिलेश यादव जैसे लोग जो 27 के चाहे विधानसभा चुनाव हो या अपना राजनीतिक लाभ देखने का काम हो, आखिर ये सवाल तो कम से कम सामने बनता है इस बेहयाई का कि अब बेहयाई का समय खत्म हो गया भाई। अब बेहयाई नहीं चलेगी। आलोक जी, वक़्फ़ इस तरीके से फरार हुआ, और ऐसे ही इसका मतलब है कि अगर हर जगह इससे एक मतलब एक बड़ी संभावना भी, आशा भी जगती है, ये जो घटना दिखाई दे रही है, क्योंकि ये प्रमाणित है कि इनके पास कहीं कुछ है नहीं, कागज वागज ये सब फर्जी पना है वक़्फ़ वाला। इसको भी वापस इसी तरह से लिया जा सकता है कि हर जगह कोई विसिल ब्लोअर
कोई सही तरीका उसका चुना जाए और वहां पर सर्वे जैसी चीज हो, वहां पर कोई सारी एक एक चीज रिक्लेमिंग जिसको कहते हैं, क्योंकि रिक्लेम जब किया जाएगा तो इनसे मांगा जाएगा एक जमीन का कागज दिखाओ। अच्छा, क्या शातिरपना किया है कांग्रेस ने वक्फ को इतनी ज्यादा वो सारी चीजें देके कि वक्फ दावा कर देगा कि ये जमीन हमारी है। अब आप साबित करिए ये जमीन हमारी नहीं है। लेकिन यहां संभल पुलिस चौकी मामले ने जरा इस पूरे जो गढ़ी गई ये डरावनी बात थी, ये डायलॉग था, ये दम था, इसको भी चैलेंज किया है। एकदम अलग पॉइंट है व्यालोक जी जो आपके सामने रख रहा हूं। अभी तक बातचीत में यही स्टेब्लिश किया जाता था कि वक्फ ने जहां दावा कर दिया वो दावा कर दिया, अब मालिक जो है वो बताए कि हमारी जमीन। यहां वक्फ ने फर्जी दावा किया, मालिक वहां सामने खड़ा था, वक्फ के पास कागज नहीं था, मालिक के पास कागज था और वक्फ फर्जी हुआ, उसको फरार होना पड़ा। ऐसे ही ये संभावना भी जगती है कि हर जगहों पर अगर ठीक से परसू कर लिया जाए, कोर्ट के जरिए परसू कर लिया जाए, तो जगह जगह से ये वक्फ रानी जो है, अब पता नहीं रानी है कि राजा है, दान देना क्या होता है, पुल्लिंग हुआ स्त्रीलिंग हुआ, खैर चलिए, ये वक्फ राजा रानी जहां भी बैठे हुए हैं ना, कब्जा जमाए शेष सजाए, ये सब ऐसे ही फरार होंगे जैसे संभल में पुलिस चौकी से फरार हुए। वो कहते हैं ना, अपराधी पुलिस देखा फरार, वैसे ही चौकी देखा वक्फ फरार। आहा, पुलिस चौकी देखते ही वक्फ हुआ फरार या हुई फरार। तो सर ऐसे तो इनको बहुत जगह से फरारी कटाया जा सकता है। क्या संभल के इस मामले ने ये उम्मीद नहीं जगाई है व्यालोक जी? पूरा जो ये आपके हिसाब, आप जो इसका वक्त का जो उच्चारण करते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो पूरा अंदर से हाथों से वक्फ जो रजाकार असदुद्दीन भी कहता है। तो देखिए ये वक्त पर जब बिल आया, जो बातचीत हुई जेपीसी में अभी जो है, और मैं ये जान रहा हूं और मैं ये कह दूं कि वक्त खत्म होगा ही होगा, क्योंकि उसमें जितने परिवर्तन है उसके बाद वक्त का कोई मतलब नहीं है। तो इतनी बेचैनी क्यों हुई? इतनी बेचैनी साहब इसीलिए हुई कि सरकार ने तोड़ निकाल लिया है, और एक को बेचैनी नहीं हुई भाई साहब, इस देश में न्याय का ढांचा ही इतना गड़बड़ है। वरना मल्लिकार्जुन खड़गे को पकड़ लेना चाहिए कि तुमने जमीन कब्जाई, उनके बेटे को पकड़ लेना चाहिए तुमने जमीन कब्जाई, जिन जिन कांग्रेसी नेताओं ने जमीन कर्नाटक में लौटाई सबको पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए तुरंत। तो हमारे यहाँ तो अन्याय पालिका का चरित्र गड़बड़ है ना, क्योंकि वो न्याय तो करती नहीं है, वो फैसला भी नहीं सुनाती है। जी लोग भाई, मैं एक बात कह रहा हूं कि ठीक है, ये जितने अर्जी फर्जी अवैध कब्जेदार हैं, हमारा माल हमको वापस कर दोगे, हमको तुमको हवालात में बैठ के जो है वो खाना खिलाने और चाय और चीनी पिलाने का कोई शौक नहीं है तुम हमारा। संभल के मामले में आपने उपाय तो बता दिया ना, उपाय तो बता दिया भाई, रिक्लेमिंग आवर हेरिटेज, और संभल ने रास्ता दिखा दिया है कि प्रशासनिक तरीके से, न्यायिक तरीके से कैसे इन अवैध कब्जेदारों को, स्क्वैटर्स को निकाला जा सकता है और हम लोग वापस वो जमीन ले सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, ये रहा आज की चर्चा में समस्या और उसका समाधान। हम प्रारब्ध पर यही करने का प्रयास करते हैं, आपके ऊपर शाब्दिक बौछार नहीं। व्यालोक जी, आपने हमें समय दिया, और दर्शकों आपके सामने हमने संभल पुलिस चौकी से हुई या हुआ वक्फ फरार, उसके सामने सारी डिटेल रख दी आपके सामने, और इससे क्या नई संभावनाएं जगती हैं ऐसे रिक्लेम करने के लिए, और सही तरीके से, संवैधानिक तरीके से, कानून के दायरे में ये आप तक रखा। आप विचार कीजिए, क्या ये समाधान नहीं है? और ऐसी चर्चाओं को आगे बढ़ाइए। व्यालोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों इसी के साथ हमें और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।